हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। देखिए, आपने सोलेनॉइड लास्ट पढ़ा था। सोलेनॉइड में क्या होता है, एक कॉइल बाउंड होती है एक लीनियर फॉर्म में। इसमें कॉइल बाउंड होती है लेकिन इस पर फॉर्म बाउंड होती है एक सर्कुलर फॉर्म में। अब वो ये बेस होता है, इसका जो फ्रेम होता है वो एयर भी हो सकता है, कोई मटेरियल भी हो सकता है जिसपे हम इसको बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका बेस होता है और उस पर ये इस तरह से सर्कुलर वे में इस तरह से क्या होती है, बाउंड होती है। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड। व्हेन द बोथ एंड ऑफ सोलेनॉइड आर जॉइंड टुगेदर। हमने सोलेनॉइड देखा था ना, यदि दोनों को हम सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से ज्वाइन कर दें इन एज ए सर्किल, सोलेनॉइड था ना हमारा इस तरह से, और यदि हम दोनों एंड को इस तरह से सर्किल के रूप में जोड़ कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसे सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड। इसको सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड भी बोलते हैं या फिर हम टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं। और इसी के साथ इसका एक नेम और होता है एंडलेस सोलेनॉइड। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। एंडलेस सोलेनॉइड, जिसको यदि हम रोटेट कर दें सर्कुलर फॉर्म में तो उसको सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड भी बोलते हैं, टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं और एंडलेस सोलेनॉइड भी बोलते हैं। अब हम इस सोलेनॉइड के कारण इस टोरॉइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके अंदर बाहर इसकी सरफेस पे, ये सब निकालने वाले हैं। तो पहला केस जो मैं आपको लिखवाने, अच्छा चीजें तो समझ में आई कि टोरॉइडल होता क्या है, सोलेनॉइड को घुमा दिया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। फिर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड आर लेस देन आर। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कोई आर डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए पहला पॉइंट हमने इनसाइड ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ले लिया, तो मैंने इनसाइड जो पॉइंट लिया वो ले लिया P1। अब मैंने जिसकी रेडियस थी वो है R, इस टोरॉइड की जो रेडियस है वो कितनी है R। तो आप देख सकते हैं कि R जो है वो लेस देन है कैपिटल R से, मतलब पॉइंट क्या है, इनसाइड है। ठीक है, पॉइंट क्या है, इनसाइड। तो आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड R, तो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है P1 पे मैग्नेटिक फील्ड। तो P1 पे मैग्नेटिक फील्ड यदि मुझे निकालना है तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा, सर्किटल लॉ। तो उसका पहला लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक लूप मानना पड़ेगा। तो मैंने एक इससे पास होता हुआ क्या मान लिया, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप मान लिया मैंने लूप। अच्छा, लूप मानते ही मुझे सेकंड क्या करना है, मुझे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद में मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो आई होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, आई इनक्लोज्ड। आई क्या होता है, इनक्लोज्ड। यही तो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यदि अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी, अब इसके अंदर तो कोई करंट की फ्लो नहीं हो रही बेटा, इसमें करंट फ्लो हो रही है क्या इस वाले सर्किट में, क्योंकि करंट तो केवल बार बार फ्लो हो रही है, तो इस एम्पियर्स पाथ में तो करंट ही फ्लो नहीं हो रही। तो बी यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, बी डी एल इजिकल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट, बिकॉज आई इनक्लोज्ड इज जीरो। इसकी यदि हम बात कर रहे हैं, यदि मैंने एक आर आप बोलते हैं रेडियस का एक हमने सर्किल माना है, तो इस सर्किल के अंदर क्या करंट फ्लो हो रही है, करंट तो फ्लो ही नहीं हो रही, इसमें करंट ही नहीं है क्योंकि करंट तो कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो इसको हम आई इनक्लोज्ड क्या मान देंगे, आई इनक्लोज्ड कैसा है, इक्वल्स टू जीरो। और इसी से बेटा हम निकाल देंगे क्या, आई इनक्लोज्ड इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अब ये टर्म जीरो कब हो सकती है, या तो डी एल जीरो हो या फिर क्या जीरो हो, बी जीरो हो। यस स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जीरो कब हो सकता है, या तो बी जीरो हो या फिर डी एल। तो डी एल तो जीरो नहीं होगा क्योंकि डी एल तो क्या एक सर्किल है, पूरा सर्किल की छोटे छोटे डी एल को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पूरे के पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस बन जाएगी। तो डी एल तो कभी जीरो होगा नहीं, तो जीरो क्या हो सकता है, केवल बी। सो बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डी एल तो जीरो होगा नहीं। तो बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, कि किसी भी टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जीरो, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। बात समझ में आई। किसी भी एम्पियर सर्किटल लॉ में जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसका बी इक्वल्स टू जीरो आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है उसके अंदर, इनसाइड द टोरॉइड जीरो आता है। बात समझ में आई सभी को, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, जीरो आता है। ओके,
तो ये तो इसका पहला केस था। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं, ठीक है। इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो ये तो इसका पहला केस था। अब मैं दूसरा केस पढ़ाता हूं कि एट ए पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द टोरॉइड। अब यदि हम सेकंड केस की बात करें कि यदि टोरॉइड जो है वो उसकी सरफेस पॉइंट पे है, सरफेस पे है, तो एट ए पॉइंट ऑन टोरॉइड। अब यदि कोई पॉइंट टोरॉइड पे ही है तो हम इसको तो हटा देते हैं। तो अब यदि मैंने बात किया तो उस कंडीशन में आर क्या हो जाएगी, यदि कोई पॉइंट इस टोरॉइड पर ही है तो आर किसके बराबर हो जाएगी, आर के, ठीक है। यदि मैंने मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे ही लिया, P2 बोल रहा हूँ मैं इसको, पहले P1 बोल दिया, अब की बार P2, यहाँ पे मैंने वो बोल दिया, ये हो गई R। तो देखिए अब मुझे दोबारा क्या निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या मान लेता हूँ, एक एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स पाथ मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एम्पियर्स का पाथ मान लिया सर्किल ही। कैसा मान लिया, सर्किल। ठीक है, मैंने एम्पियर्स का पाथ कैसा मान लिया बेटा, सर्किल। और सर्किल मान लिया तो आपको पता है सर्किल में से तो करंट फ्लो हो रही है, तो म्यू 0 इंटू आई इनक्लोज्ड, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो बी इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, केवल डीएल का। अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि जब मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो बी डी एल कॉस थीटा इजिकल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो थीटा होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है किसी भी रिंग की जब हम बात करते हैं तो किसी भी रिंग में यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके आप हम ये जो यहाँ पे रिंग बन रही है स्टूडेंट, यहाँ पे जो रिंग बन रही है उसके 90 डिग्री एंगल पे, उसके इस तरह से, मतलब आप कह सकते हैं एज ए टेंजेंट। कैसे, किस फॉर्म में आएगा, एज ए टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट आया, और जब आप डीएल की डायरेक्शन लोगे तो डीएल भी कैसा लोगे, उसी डायरेक्शन में लोगे। जो छोटे छोटे से डीएल बन रहे हैं वो भी किस डायरेक्शन में बनेंगे, जैसे मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा लिया तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लिया जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ओके। अब बी डी एल, अब इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल डीएल का, क्योंकि डीएल ही बदल रहा है, आई इनक्लोज। बस हमारा आंसर आने ही वाला है। जब हम डीएल को इंटीग्रेट करते हैं तो डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। लेकिन अब की बार हमने रेडियस क्या मानी है, हमने रेडियस यही मानी है जो कि आर के इक्वल है, जो इसकी सर्कुलर पाथ जो हमने मानी है वो आर ही मानी है, और जो कि कैपिटल आर के इक्वल है। तो मैं इसको छोटे छोटे से टुकड़ों को जोड़ूंगा तो पूरा का पूरा सर्किल बन जाएगा, तो 2 पाई आर इजिकल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब मुझे मेनली जो काम करना है ना वो आई इनक्लोज्ड निकालना है, और आई इनक्लोज्ड की वैल्यू रखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है उसकी सरफेस पे, बी मैं ऐसे निकाल लूंगा। तो देखिए यदि मुझे बी निकालना है 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब मुझे आई इनक्लोज्ड की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मान लिया मैंने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, नंबर ऑफ टर्न्स इज n। यदि एक टर्न में कौन सी कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट एट 1 टर्न कितनी हो रही है, आई, तो n टर्न्स में कितनी फ्लो होगी, करंट इन n टर्न्स, तो बेटा ये हो जाएगी n आई। तो आई इनक्लोज निकाल लिया हमने, कितना आ गया, n आई। तो b इजिकल्स टू 2 पाई r इजिकल्स टू म्यू नॉट n आई। ओके स्टूडेंट्स, म्यू नॉट n आई, और बेटा यहाँ से मैंने b निकालना है, तो म्यू नॉट n आई अपॉन में 2 पाई r, और यहाँ पे n अपॉन 2 पाई r, n अपॉन 2 पाई r शो कर रहे हैं, n अपॉन 2 पाई r। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n अपॉन टोटल लेंथ, सर्किल की टोटल लेंथ, और इसको बोलते हैं हम बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर
यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया b इक्वल्स टू म्यू, और इसको ही हम दूसरे रूप में क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट एन आई। ओके, म्यू नॉट एन आई। आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमने कब निकाला है, जब ये किसके ऊपर हो, सरफेस के ऊपर हो। ये पॉइंट कहाँ पे हो, सरफेस के ऊपर हो। आप सब देख लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने एम्पियर्स का लूप लगाया है, फिर मैंने एक एम्पियर्स लूप लेट किया। अब मैंने एम्पियर्स लूप लेट किया तो बी डी एल कोस थीटा आया जब इसका डॉट हटाया तो। और आपको पता है जो बी और डी एल के बीच में एंगल होता है ना सर्किल में, वो कितना होता है, 0 डिग्री। याद रखना 0 डिग्री होता है, ये बात मैं आपको समझा भी चुका हूँ। और यहाँ पे हो गया म्यू नॉट इनक्लोज्ड। अब इसका इंटीग्रेशन b को तो बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन केवल किसका हुआ, dl का। म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड b, ये dl का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इसको लिखूंगा बेटा मैं 2 पाई r, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे से dl को जोड़ोगे तो पूरी की पूरी सर्किल की सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई r म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब बात आती है कि आई इनक्लोज्ड है क्या, तो आपको पता है एक टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N। तो टोटल करंट कितनी हो गई इनक्लोज्ड, एन आई। तो मैंने आई इनक्लोज्ड की जगह क्या रख दिया, एन आई। और यहाँ से बेटा मैंने बी की वैल्यू निकाल ली, 2 पाई आर को इस तरफ भेज दिया, मेरे पास एक फॉर्मूला तो ये आया। और एन अपॉन 2 पाई आर को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एन, क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैंने एन अपॉन 2 पाई आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अच्छा, अब हम इसके बीच बाद में निकालते हैं आउटसाइड। ठीक है, पॉइंट मैं बात करता हूं आउटसाइड की, आउटसाइड ऑफ द टॉरॉइड। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है P3, ठीक है। तो आपको पता है आपकी बार एम्पियर्स लूप कैसा मान हो गया, इस तरीके का। जो इस पॉइंट से पास होता होगा, तो अभी भी सर्किल ही लाइट किया मैंने। फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम्पियर्स रूल, B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। और बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो करंट है वो तो जा ही नहीं रही है इस पाथ में से, करंट तो जा ही नहीं रही है, करंट इस पाथ में से जा ही नहीं रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, 0। तो बाहर की साइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि आई इनक्लोज्ड क्या हो रहा है यहाँ पे, 0। तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर आ गया B इक्वल्स टू 0। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनेगा, केवल और केवल अंदर ही अंदर। टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, कॉइल के केवल अंदर ही अंदर। समझ में आ गई बात, ना तो बाहर बनेगा ना ही अंदर बनेगा। तो अभी हमने देख लिया बाहर भी क्या आ रहा है, 0, क्योंकि इसमें से करंट पास ही नहीं हो रही है। तो ठीक है, ये आपका कौन सा पोर्शन था, ये आपका था टॉरॉइड पोर्शन। ठीक है, आपको समझ में आया टॉरॉइड क्या होता है। एक सोलेनॉइड को यदि हमने रोटेट कर दिया सर्कल की फॉर्म में तो वो क्या बन जाता है, टॉरॉइड बन जाता है। और बेटा हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 केस बनाएंगे और तीनों केसेस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा देखना है, नहीं समझ में आया हो तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई भी कंडक्टिंग वायर किसी किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको पता है कोई भी यदि वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या फील्ड्स करेंगे, उसके चार्जेस एक फोर्स फील करेंगे, उसके चार्जेस क्या करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे। और आपको पता है फोर्स की जो डायरेक्शन दी जाती है किससे दी जाती है, फ्लेमिंग्स के रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और वो मैंने आपको बताया था क्या, कि हमारा जो थंब होता है वो तो बताता है फोर्स को, और हमारी ये जो 4 फिंगर होती है ये बताती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वाली जो मिडिल फिंगर होती है वो हमें बताती है करंट की डायरेक्शन को। तो अब मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा इस तरफ। और फोर्स कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं QVB sin थीटा। लेकिन बेटा Q जो है बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस तो, ठीक है। तो उनको लेके यदि कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम Q को किस फॉर्म में चेंज, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे करंट की फॉर्म में। यदि I करंट फ्लो हो रही है तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि FM इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने T से ही तो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, T से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा। ओके, यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए कि FM बेटा Q अपॉन T क्या बन गया, I। ओके, अब यहाँ पे एक बात देखिए, मान लीजिए चार्ज है प्लस चार्ज, और वो v वेलोसिटी से t टाइम तक चलता है, v वेलोसिटी से t टाइम तक चलता है, और
तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो L इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बेटा यही हो जाएगा v इंटू टी। ठीक है, तो ये जितनी डिस्टेंस चला उसको हम t इंटू वी क्या बना देंगे, डिस्टेंस बना देंगे, t इंटू वी क्या बना देंगे, डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। और बेटा आपको पता है यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा क्या बना रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों लर्न करने हैं। ठीक है, एफ एम क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा है। आई एल बी होता क्या है कि यदि किसी कंडक्टिंग में, यदि किसी कोई भी कंडक्टिंग वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो फोर्स फील करता है, और फोर्स कितना फील करता है, आई एल बी साइन थीटा। याद रहेगा, कोई भी यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो एक फोर्स फील करता है, और फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में से, कि कोई भी वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। कोई भी वायर, दोबारा सुनिए लाइन को, कोई भी वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। तो बेटा हम देखते हैं, यदि मान लीजिए दो वायर्स एक साथ पैरेलल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं तो क्या होगा। तो बेटा जैसे हम बात करते हैं I1 की, I1 की, तो I1 वाला जो वायर है वो इस वाले वायर पे क्या करेगा, फोर्स फील कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस वाले वायर के लिए। तो देखिए कौन कितना कहाँ पे बनाएगा, तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन, ये जहाँ पे मुझे निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो फिंगर्स की डायरेक्शन इस साइड में, तो ये जो हमारी पाल्म होती है, हमारी जो हथेली होगी, वो किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे शो की जाती है, क्रॉस से। ठीक है, अब यदि हम इस वाले की बात करें तो करंट कहाँ फ्लो हो रही है, अब यदि मुझे यहाँ पे निकालना है कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस वायर पे, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि करंट कितना फ्लो हो रही है, I2 ऊपर की डायरेक्शन में, फोर फिंगर्स कहाँ पे करनी है, उस पॉइंट की तरफ, तो हमें पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, हथेली की तरफ। तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, बाहर की तरफ। तो इस वाले वायर पे ये वाला तो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, अंदर की तरफ, और इस ये वाला वायर इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो होंगे, इफेक्ट होंगे। तो देखिए ये I1 है, ये I2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली हमने R है, और इन दोनों की लेंथ कितनी है, L, वायर्स के बीच की लेंथ कितनी है, L। तो आप देखेंगे कि अब हम इसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं इस वाले वायर की। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले तो मैंने लगाया था राइट हैंड पाल्म रूल, किसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। अब मैं लगाऊंगा फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल। हमेशा फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज लेते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या करते हैं कि ये वाली, ये तो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, वो सॉरी करंट को, ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और हम बताते हैं हमें फोर्स की डायरेक्शन को। तो देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें ये वाली बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, और करंट कहाँ जा रही है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है। देखो इस तरह से आप बनाइए कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है और करंट ऊपर जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो फोर्स कहाँ फील होगा, फोर्स कहाँ फील होगा, इसे बताइए स्टूडेंट्स। देखिए लेफ्ट हैंड रूल हमें लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल हमें यदि लगाना है, चलो हम इसके लिए बात करते हैं पहले। तो देखिए इसके लिए यदि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ फील होगा, इस डायरेक्शन में। तो मैंने इसको नाम दे दिया F2। ठीक है, अच्छा इसके लिए बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, फोर्स की कहाँ फील होगा, इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब हमें निकालना है F1 और F2। तो हमें पता है कोई भी यदि वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर करंट की, उसके ऊपर फोर्स कितना होता है, ILB साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है किसी कंडक्टिंग वायर के कारण, किसी कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। आप अपने कॉपी के पेज पलटिएगा और वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, μ0/4π 2I/r। ठीक है, 2I/r लिख देते हैं।
ये क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको पहले ही जनरेट करवा चुका हूँ, आप कॉपी के पेज पलटिएगा मिल जाएगा बायो-सावर्ट्स लॉ में। ठीक है, तो किसी भी वायर के कारण हालांकि हमने एम्पियर्स लॉ में भी इसको प्रूफ किया था, किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है इतना। ठीक है, हम निकाल चुके हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, यदि मैं मान लीजिए F2 की वैल्यू निकालूं तो F2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लग रहा है, B1 का। F2 वाले पे मैग्नेटिक फील्ड किसका लग रहा है, इस वाले का, I1 वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इधर। बेटा इसके ऊपर फोर्स कौन फील कराएगा, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड ही तो फोर्स फील करा रहा है इस पे, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लगा रहे हैं V1, इसकी वायर की लेंथ कितनी है, L ही है, दोनों वायर सेम लेंथ के हैं, और यहाँ पे ये हो गया I2। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो F2 I2 L, और यहाँ पे जो साइन थीटा होगा, तो बेटा देखिए B तो कहाँ पे अंदर और L कहाँ पे है, B तो कहाँ है अंदर और L इस तरह से है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, B1 साइन 90, और अब वैल्यू पुट कर दो, F2 इजिकल्स टू I2 L, B1 की वैल्यू क्या है, μ0/4 2I अपॉन R साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, F2 इजिकल्स टू μ0 L 2 I1, क्योंकि I1 के कारण है ना ये मैग्नेटिक फील्ड, 2I1 अपॉन R I2। ठीक है, इसको मैंने ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो बेटा मेरा आ गया फोर्स 2 पे, और इसी तरह से जब हम फर्स्ट वाले पे फोर्स निकालेंगे वो भी यही आ जाएगा, सेम एज μ0 4 L 2I1 I2 अपॉन R। दूसरे वाले के लिए भी जो हमारा फोर्स होगा वो यही आ जाएगा, μ0 4 L 2I1 I2 अपॉन R। और बेटा हम यहाँ से ये तो दोनों फोर्स के फॉर्मूला निकल गए, अब हम इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस L को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा F अपॉन L, इसको हम F डैश बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, μ0/4 2I1 I2 अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक बात क्या याद रखनी है, यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि यदि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, लाइक करंट है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब लाइक करंट है, तो वो एक दूसरे को, वो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसी के साथ आप देखेंगे यदि दो करंट एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो वो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, वो दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। और यहाँ से ही बेटा साइंटिस्ट ने जो है एक, ये तो आपको यहाँ से समझ में आ गया, 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी दे डाली कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि 1 एम्पियर क्या होता है, कि उन्होंने बताया कि दो यदि पैरेलल वायर्स जिनकी सेम लेंथ है, यदि उन पे जो फोर्स फील हो रहा है वो 1 न्यूटन है, नहीं, जो उन्होंने बोला कि यदि दोनों वायर्स पैरेलल रखे हुए हैं और उनके बीच उनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, उनके बीच की डिस्टेंस R जो है वो भी 1 मीटर है, और उन्होंने बताया जो वहाँ पे फोर्स फील हो रहा है, यदि जो वहाँ पे फोर्स फील हो रहा है, तो आप यहाँ से जब फोर्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2 इंटू, अच्छा μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7, तो आप यदि सारी वैल्यू 1 रख दोगे तो ये आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -7। तो जो वो यदि वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन फोर्स फील कर रहे हैं, तो वो जो करंट होगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर। इन्होंने बताया कि L और R की वैल्यू 1 रखने पर यदि फोर्स की वैल्यू आपकी 2 इंटू 10 की पावर -7 आ रही है, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, 1 एम्पियर। तो ऐसे करके साइंटिस्ट ने इस वाले एक्सपेरिमेंट, अब हम जो नेक्स्ट है उसमें इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर पे कितना लगता है, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में आप ये सब अपना बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, 1-2 बार चीज़ें, ये जो मैंने बताया ये कहाँ से आया, मैं आपको नोट्स तो भेज ही दूंगा, ये सब चीज़ें आप दिमाग में लगाना कि ये सब चीज़ें हुई कैसे। ठीक है, करंट आया, ये फोर्स का फॉर्मूला आया तो कैसे ड्राइव हुआ, ये सर ने ऐसे कैसे रखा, तो ये सब चीज़ें आप अपना माइंड लगाइएगा, और कल की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी यदि ये वाला पोर्शन आपको आता है तो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, जब तक समझ में नहीं आए जब तक देखना, लेकिन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आज क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।